नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा। गांव में रह रहे बुजुर्गों के लिए ग्राम स्तर तक वैक्सीनेशन के निर्देश, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर विशेष जोर। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने की पौड़ी में पेयजल आपूर्ति को लेकर समीक्षा। अधिकारियों को दिए 15 दिनों के भीतर पेयजल संबंधित समस्याओं का समाधान करने के निर्देश। देश विदेश के श्रद्धालु घर बैठे दूरदर्शन पर कर सकेंगे हरिद्वार कुंभ के दर्शन। 12, 14 और 27 अप्रैल के शाही स्नानों का दूरदर्शन पर होगा सजीव प्रसारण। मेला क्षेत्र में भी एलईडी स्क्रीन के जरिए दिखाई जाएंगी कुंभ की झलकियां। और प्रदेश में वनाग्नि के मामलों को लेकर पुलिस विभाग गंभीर। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आमजन से की अपील, जंगलों में आग लगने पर वन विभाग और फायर सर्विस को करें सूचित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड 100% कोविड वैक्सीनेशन करने वाला राज्य बने, इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किए जाएं। मुख्यमंत्री ने गांव में रह रहे वृद्धजनों की विशेष चिंता करते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर भी वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वैक्सीनेशन में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर विशेष ध्यान देने की बात को दोहराया। कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही जन जागरूकता के लिए फिर से अभियान चलाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग मास्क न पहने और सोशल डिस्टेंसिंग न रखें, उनका चालान किया जाए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कोविड से होने वाली हर मृत्यु का ऑडिट किए जाने के साथ ही डेथ रेट कम करने के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन करने के भी निर्देश दिए। कुंभ के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले विशेष तैयारी करें और टेस्टिंग में तेजी लाएं। साथ ही बॉर्डर पर चेकिंग स्थलों पर पानी और शौचालय आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के 88% लोगों का वैक्सीनेशन करने पर उत्तरकाशी जिला प्रशासन की प्रशंसा की और अन्य जिलों से इससे सीख लेने को कहा। पेयजल मंत्री और पौड़ी जिले के प्रभारी बिशन सिंह चुफाल ने आज विकास भवन सभागार में जिले की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पेयजल विभाग के अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर पेयजल संबंधित समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए ताकि गर्मियां आने पर आम जनता को पेयजल से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो यह कि बारिश न होने के कारण स्रोतों में पानी कम गया, नदी का जलस्तर भी नीचे हो गया है। तो स्वाभाविक है भाई, पानी के जो स्रोत में पानी नहीं होगा तो घरों में भी पानी कम आए, नलों में भी पानी कम आएगा। इसके लिए मानसून बारिश से पहले जो भी कैसे इसका समाधान किया जाए और भी स्रोतों में पानी कम हो सकता है, उसके लिए सारे अधिकारी भी बुलाए थे। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक मुकेश कोहली ने जानकारी दी कि बैठक के जरिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जनता के लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएं ताकि जनता की समस्याओं का निराकरण शीघ्र हो सके। सभी अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि भाई हम लोगों को बिल्कुल जनता के बीच में सरकार की उपलब्धियों को ले जाना है और इसके लिए इन उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए ब्लॉक स्तर पर और जो भी जहाँ पे जितना भी नज़दीक हो सकता है वहाँ पे बहुउद्देशीय शिविर या और भी ऐसे कोई शिविर हैं उनको लगाया जाए ताकि जनता की जो भी समस्याएं हैं शिविरों के माध्यम से वहीं पर एट द स्पॉट स्थान पर ही हम लोग उनको सुलझा सकें, उनके काम कर सकें। हमारे यहाँ जितनी भी रोडें हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत हमने सभी जितनी भी कच्ची रोडें हैं उन सभी रोडों को हमने लिख के दिया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 में इनका डामरीकरण और पक्कीकरण किया जाए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आगामी यात्रा सीजन को देखते हुए विशेष तैयारियां करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों और पर्यटक स्थलों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सभी जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार में टेस्टिंग के लिए टीमें बढ़ाई जाएं, साथ ही जहां तक हो सके माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएं और जरूरी होने पर ही बड़े कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएं। वहीं सचिव अमित नेगी ने बताया कि पूरे देश में कोविड के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कोविड संक्रमण को रोकना और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित नहीं होने देना बड़ी चुनौती है। सचिव अमित नेगी ने जानकारी दी कि प्रदेश में वर्तमान में टेस्टिंग दर 24.75% है, जबकि देश में ये 18.41% है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 3.66% है, जबकि देश में ये 4.99% है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर भारत के औसत से कुछ अधिक है। उन्होंने कहा कि इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में वेंटिलेटर, आईसीयू बेड आदि पर्याप्त मात्रा में हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता को समय पर मिले। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के अभी भवन नहीं बने हैं, मुख्यमंत्री ने उनके निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल और विद्युत की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की उपस्थिति की भी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों में अनीमिया की समस्या को नियंत्रित करने के लिए योजना बनाई जाए। आपको बता दें कि राज्य में 20,033 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। बाल पोषाहार योजना के तहत कोविड-19 के कारण अभी हॉट कुक्ड मील के स्थान पर टेक होम राशन का वितरण किया जा रहा है। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को प्रत्येक माह की 5 तारीख को टेक होम राशन का वितरण किया जाता है। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन केला और 2 दिन अंडा दिया जा रहा है। गर्भवती और धात्री महिलाओं को ICDS के अंतर्गत प्रत्येक माह अतिरिक्त पोषाहार दिया जा रहा है। नंदा गौरा योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 72,000 रुपए से कम है, उनको बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। ये लाभ परिवार की प्रथम 2 बालिकाओं को दिया जा रहा है। वहीं सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास हरिचंद्र सेमवाल ने समीक्षा बैठक पर अधिक जानकारी दी। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है, सभी लाभार्थियों को समय पर लाभ प्राप्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी आंगनवाड़ी की मॉनिटरिंग सही ढंग से हो और जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे आंगनवाड़ी भवन नहीं बने हैं, उनको आने वाले वित्त वर्ष में किस तरीके से सैचुरेटेड किया जाए और वहाँ बिजली पानी की व्यवस्थाएं किस तरीके से सुचारू हो, इसके लिए भी कार्य प्रारंभ करने को कहा गया है। आने वाले समय में जो भी निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन कराने के लिए विभाग जो है कार्य योजना तैयार करेगा और जल्दी ही उसे क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इन दिनों प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वनाग्नि की वजह से पेड़ों, जीव जंतुओं और पर्यावरण को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, वायु प्रदूषण और ताप की समस्या भी पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। वहीं वनाग्नि के कारण वन्य जीव प्रभावित होने के साथ ही वन संपदा को भी भारी क्षति पहुंच रही है। इस मामले पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आमजन से अपील की है कि आग लगने पर वन विभाग और फायर सर्विस को सूचित करें। उन्होंने कहा कि आग लगाने वाले अराजक तत्वों के बारे में जानकारी देने में भी आमजन सहयोग करें। डीजीपी ने कहा कि जो भी व्यक्ति वनों में आग लगाता है या आग लगाने का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं बढ़ रही हैं। मार्च के महीने में ही कुल 278 घटनाएं वनाग्नि की हो चुकी हैं। अधिकांश घटनाएं देखने में आया है कि वो अराजक तत्वों द्वारा शुरू की जाती है। ये सही नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 435 और 436 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। आप सभी को समझना चाहिए कि वन संपदा पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और वनाग्नि से वनों का और जीव जंतुओं का को भारी क्षति पहुंचती है। तो कृपया करके ऐसा न करें। जो लोग आसपास के लोग हैं, वो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में घटनाओं को रोकने की कोशिश करें और ऐसे अराजक और शरारती तत्व जो इस तरह की घटनाएं करते हैं, उनके बारे में पुलिस को सूचना दें।
हरिद्वार कुंभ में आगामी 12, 14 और 27 अप्रैल को शाही स्नानों का सजीव प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा मेला क्षेत्र में कुछ चिन्हित स्थानों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन के जरिए भी कुंभ की सजीव झलकियां दिखाई जाएंगी। इस संबंध में हरिद्वार स्थित सीसीआर टावर में आज एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें सूचना एवं लोक संपर्क उत्तराखंड के महानिदेशक श्री रणवीर सिंह चौहान, आईजी मेला श्री संजय गुंजियाल और दूरदर्शन के उच्च अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजियाल ने दूरदर्शन की टीम को कुंभ कवरेज के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने शाही स्नान की कवरेज के लिए दूरदर्शन को जरूरी सुविधा मुहैया कराने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। बैठक में ड्रोन से कवरेज का ट्रायल करने पर भी विचार किया गया। सूचना और लोक संपर्क महानिदेशक ने कुंभ मेला नोडल अधिकारी मीडिया को निर्देश दिए कि दूरदर्शन को मीडिया सेंटर और चयनित स्थानों पर हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। दूरदर्शन अधिकारियों ने बताया कि आगामी 3 शाही स्नानों के दौरान प्रत्येक दिन लगभग 7 घंटे का सजीव प्रसारण किया जाएगा, जिसे डीडी नेशनल के माध्यम से देश विदेश के श्रद्धालु घर बैठे देख पाएंगे। दूरदर्शन महानिदेशालय के अपर महानिदेशक कार्यक्रम श्री पी.के. सुभाष ने तकनीकी अधिकारियों के साथ सजीव प्रसारण की व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। हरिद्वार का महाकुंभ का कवरेज के लिए दूरदर्शन विस्तृत रूप से डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। हमारा सारा प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग स्टाफ इस समय हरिद्वार में है। इस आयोजन का हम लोग लोकेशन सर्वे करके इस सीधा प्रसारण 3 दिन करने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करने हैं उसका निरीक्षण हो रहा है। उसके बाद में 3 दिन सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक सीधा प्रसारण हमारा दूरदर्शन का डीडी नेशनल चैनल पे और डीडी उत्तराखंड चैनल पे होंगे। कोटद्वार रेलवे स्टेशन के इतिहास में एक कीर्तिमान और जुड़ गया जब सिद्धपल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस कोटद्वार से दिल्ली इलेक्ट्रिक इंजन के साथ रवाना हुई। आज तक इस रेलवे स्टेशन से गजरौला तक ट्रेन कोयला इंजन से चला करती थी। कोटद्वार स्टेशन के अधीक्षक मनोज रावत ने बताया कि इलेक्ट्रिक ट्रेन के संचालन से आने वाले वक्त में ईंधन के साथ ही समय की भी बचत होगी। उन्होंने जानकारी दी कि अब कोटद्वार रेलवे स्टेशन से सभी ट्रेनों का संचालन इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा ही किया जाएगा। सिद्धपल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस बिजली के इंजन से आई है और अब लगभग सभी गाड़ियां जो भविष्य में चलेंगी वो इलेक्ट्रिक इंजन से चलेंगी। इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि ईंधन की बचत है और गाड़ी की स्पीड भी इसमें बढ़ती है, गाड़ी एकदम से स्पीड पकड़ लेती है। इससे पहले गजरौला तक हमारे पास इलेक्ट्रिक इंजन आ रहा था और गजरौला से डीजल इंजन से कोटद्वार तक गाड़ी आ रही थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली आगामी 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है। जिले के 4 जिला न्यायालय परिसरों के अलावा जिला जज कोट गोपेश्वर समेत 5 स्थानों पर ये राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए फौजदारी के मामले, एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक, श्रम, भूमि अर्जन समेत अन्य संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा जो सुलह समझौते के आधार पर हो सकें। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों को इस लोक अदालत में निस्तारित कराना चाहते हैं वो किसी भी कार्य दिवस में संबंधित अदालतों में जाकर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने आम जन से इस लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील भी की। जनपद चमोली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा हेडक्वार्टर गोपेश्वर, हमारी आउटलाइन कोर्ट्स जोशीमठ, गैरसैंण, थराली, कर्णप्रयाग में 10 अप्रैल को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर जो कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, जो एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस के मामले हैं, जो मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल में एमएससीटी के केसेस हैं, मैट्रिमोनियल केसेस हैं, बैंक रिकवरी के केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, इस तरह के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। अल्मोड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कोर कमेटी की बैठक ली। बैठक के जरिए उन्होंने निर्देश दिए कि उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जरूरी जागरूकता कार्यक्रमों के अलावा मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाए।
श्री भदौरिया ने जानकारी दी कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए पोलिंग बूथ में ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, जिससे संक्रमण का खतरा कम से कम हो। इसके अलावा पोलिंग पार्टियों के लिए फेस शील्ड, मास्क, ग्लव्स और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। वहीं पोलिंग बूथ में थर्मल स्कैनिंग और 2 गज दूरी का भी पूर्ण पालन कराया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये भी बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों, दिव्यांग मतदाताओं और कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्तियों को उनकी स्वेच्छा के आधार पर डाक मतपत्र से या उनके घर पर ही मताधिकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। और उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथों को धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।